रोज करके रहते हो। तो आपको लग रहा होगा कि हम लोग झगड़ रहे हैं और हम लोग अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप हाँ आराम झगड़ से रहा हूँ भाई, मैं तो झगड़ रहा था भाई। इसका क्या मैं करूं मैं झगड़ रहा था बहनचोद, तुमसे। इसका कितना रोल काटूं मैं क्या क्या इसका छुपाऊं। चलो करूँ स्टार्ट? कर कर। कर कर। What's up guys, my name is Shreyas and welcome back to Indian Fitness Today। आज हम बात करने वाले हैं मसल बिल्डिंग टिप्स के बारे में। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, फैट लॉस, कार्डियो, इस पे उस पे, डाइट, ये वर्स्ट बेस्ट सब बनाए, लेकिन मसल बिल्डिंग के बारे में साला कोई बात नहीं करता। हमारा भी तो कोई आज नाम हम शाम उसी, ले दे, हाँ तो हमारे बारे ये में भी है, बता दे। हम सब भी हैं जानते हैं कोई। भाई तुझे, तुम एक सेलिब्रिटी हो ना, ये नहीं, मैं तो सात्विक के बारे सात्विक में बोल भाई। रहा था। हो 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 सात्विक भाई, नाम ले, पेन दिस नाम किलर ले चाहिए अच्छे हर्ट्स। क्या? से। तो गाइज ये है सात्विक पांडे और ये है नवजोत सिंह, जैसे आप सब जानते हैं। और मैं हूँ आपका ना फेवरेट, क्योंकि मेरे को तो कोई गाली नहीं देता भाई। गाली देने के लिए तो तो मैं फेवरेट हूँ ना। हाँ तो एनीवे, मसल बिल्डिंग टिप्स। मसल बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग करना तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं कैसे करते हैं, और किसी करना लोग, कुछ चाहते लोग हैं ट्राई, पर होता नहीं है। हाँ ये होता वो नहीं चीज है। है, और बहुत लोग ट्राई करते हैं लेकिन होता नहीं उनका, बहुत टाइम के लिए ट्राई करते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि मसल कैसे बिल्ड कर सकते हैं आप। जैसे अगर आपको नवजोत भाई की तरह चाहिए तो क्या क्या मेरा करना चाहिए आपको जिम में, स्पेशली जिम में। डाइट तो आपको पता है, कैलोरी सरप्लस एंड ये वो सब, प्रोटीन ओके, ये सो सब। पहली जो टिप है, जो चलो सात्विक से, क्योंकि ये बोलता नहीं है वरना इसको बुलवाना मिडल में मुश्किल हो जाएगा। तो पहली टिप सात्विक भाई, आपको कौन सी चीज है जो कि लगता है कि अगर आपने मसल बिल्ड करना है तो वो सबसे प्रायोरिटी में ऊपर होनी चाहिए? कोई चीज, कोई टिप। देखिए, स्टिमुलस मिलेगा अगर बॉडी को, तो रिस्पॉन्ड भी बॉडी करेगी। लेकिन फॉर ऑल दैट टू हैपन, आपका हार्मोनल प्रोफाइल चेक में होना चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज नॉट द गेम ऑफ डाइट, नॉट द गेम ऑफ ट्रेनिंग, इट इज द अरे गेम ऑफ हॉर्मोन्स। अरे तो भाई, आप सीधा सब हार्मोन पे चले गए भाई। सबसे डराओ हाँ, मत भाई लोगों को। नहीं तो फॉर नेचुरल लिफ्टर्स आपका हार्मोन चेक में रहे, तो तो वो उसके लिए बोलो आपको ना सोना उसको, ये सोना करो। बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, सोना बहुत सोना जरूरी छोड़ो। है। अगर सोने के बाद भी अगर हार्मोन क्या हो, कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या 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 कितना कितना होना चाहिए? देखिए, जो हार्मोन का लेवल होता है, टेस्टोस्टेरोन की बात करूं तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और एज के हिसाब से। बट नॉर्मल रेंज कहते हैं 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर के 900 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो आप हाइयर एंड में रहो अगर 600 या उसके ऊपर, तो इट्स बेटर। नहीं, वो मुझे लगता है और कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग ये देख रहे हैं वो, उन लोगों का ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होगा। एंड द रीजन इज कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं अराउंड 20 उनकी एज है, तो उस एज में हार्मोन की सिचुएशन उतनी ज्यादा खराब होती नहीं, अनलेस कि आप बिल्कुल अगर उसके ऊपर आपके हरकतें कर स्लीप रहे हो। पैटर्न स्लीप हाँ पैटर्न फक्ड अप है, आपका मेरा डाइट पॉइंट पर मेरा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन 400 एनजी नैनोग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक अभी। है। अच्छा। हाँ हाँ। तो अच्छा। इट इज लेस कंपेयर टू माय फ्रेंड जिसका 990 है, ठीक है। लेकिन हम्म। हमारा दोनों का फ्री टेस्टोस्टेरोन 19 है, विच इज द नॉर्मल रेंज इज 15 टू 29 कुछ, दैट रेंज। तो आप क्या वो बोलेंगे? देखिए, मैं उस ये पे आप बोलूंगा क्या कि बोलेंगे? उसमें भी मतलब हाँ, फ्री टेस्टोस्टेरोन मैटर करता है, क्योंकि एसएचबीजी के लेवल्स भी इसमें बहुत ज्यादा वो प्ले करते हैं ना। जिसका एसएचबीजी ज्यादा होगा उसके मतलब टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है, तो दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, जिसमें से एक मसल बिल्डिंग भी है। सो हाँ, उसका जो एग्जैक्टली। रेशियो होता है फ्री टेस्टोस्टेरोन टू टोटल टेस्टोस्टेरोन, ये भी बहुत मैटर करता है। तो माय फर्स्ट टिप इज, जब आप पहले जिम जाते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लाइफ टाइम के लिए सेम रहेगा वो है आपका एक्सरसाइज फॉर्म। ठीक है, जब मैं एक्सरसाइज फॉर्म बोलता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुल रेंज ऑफ मोशन, मतलब ऐसे इतना सब नहीं करने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज डूइंग, प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइज विद द राइट फॉर्म। ज्यादा एक्सरसाइजेस को मत पकड़ो, चार पांच ऐसी एक्सरसाइजेस को पकड़ो जो ये हमेशा बोलते हैं कंपाउंड लिफ्ट बोलते हैं, तो उनको पकड़ो आप और सीखो। कुछ टाइम के लिए उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 3 4 5 महीने के लिए। तब पता है क्या होगा, ये कॉम्पाउंड मूवमेंट, लोग बोलते हैं इट हिट्स डिफरेंट मसल्स, दैट इज व्हाई यू विल पुट मोर मास। यस इट डज, बट उसका मेन रीजन पता है क्या है? स्ट्रेंथनिंग योर मसल्स एट द सेम टाइम। ठीक है, तो अगर आप शायद आपको ये लगता होगा जब आप लैट पुल डाउन करते हो ना, तो आपको लगता होगा मेरे लैट्स उतना फील नहीं होता।
तो दैट इज बिकॉज आपका लैट है ही नहीं पे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मसल ही नहीं है उधर। बट सेकेंड ऑफ ऑल, आपको यू डोंट नो हाउ टू एक्टिवेट दोस मसल्स, योर जॉइंट्स, राइट। अगर आप लैट पुल डाउन कर रहे हो तो यू आर गोइंग इन दिस व्हाट यू कॉल शोल्डर एक्सटेंशन टाइप ऑफ मूवमेंट, तो आपके बॉडी को ये करके पता ही नहीं है, यू आर नेवर डन दैट। आप कभी लाइफ में करते हो क्या, ऐसे ऐसे करते हो क्या, अनलेस यू आर डूइंग भांगड़ा, डांस। है ना। तो अगर आप ये नहीं भांगड़ा डांस नहीं करते हो तो यू नेवर डन दैट। सो यू नीड टू लर्न द मूवमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। चेस्ट के लिए गेटिंग योर आर्म्स क्लोजर टू ईच अदर, है ना, शोल्डर रिडक्शन, हॉरिजॉन्टल रिडक्शन, सॉरी। तो यू डू दैट, दैट इज हाउ यू लर्न मैन। लाइक अदरवाइज क्या होगा कि आपको अगर पता नहीं कि आप एक एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो और किस मसल को टारगेट कर रहे हो, तो यू विल नेवर बी एबल टू अचीव। ऐसे लोग हैं जो 2 साल से जिम कर रहे हैं, उनको अभी भी पता नहीं कि लैट कैसे लैट को टारगेट करते हैं। बिल्कुल सही है। और इसी पॉइंट, यही मेरा सबसे पहली और बड़ी टिप मेरी तरफ से भी है, और मैं इसी में ही एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप जिम शुरू करते हो ना, तो आपकी मेंटेलिटी, एज श्रेयस सेड, आपकी मेंटेलिटी होनी चाहिए कि मैं किसी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि जो ये जिन एक्सरसाइजेस के बारे में ये बात कर रहे हैं, आपकी स्क्वाट, आपकी डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, बारबेल रोज, अपना पुलअप्स, ओवरहेड प्रेस, इन्हीं को दिमाग में रख के इन्होंने बोला कि इन एक्सरसाइजेस को सीखो। किसी भी चीज को, ये स्किल बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं, ओके। किसी भी स्किल को जब आप प्रैक्टिस करने के नजरिए से उस चीज को लेते हो, तब आप उसमें बेटर होते हो। होता क्या है, आमतौर पे लोगों के दिमाग में होता है कि बॉडी बनाने का मतलब होता है कि जिम में जाके अंधाधुंध पसीना बहाना है, मैंने अपने आप को थकाना है, अपने आप को निचोड़ना है, ये करना है, जब तक मतलब मैं खत्म नहीं हो जाता तब तक मैंने जिम से बाहर नहीं निकलना। पहली बात कि ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते, अगर मैं आपको बोलूं कि गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करनी, तो आप ऐसे नहीं ना करते, मतलब 5th गियर में फुल स्पीड में आप चला रहे हो, ऐसे नहीं करते आप प्रैक्टिस करते हो, लर्न करते हो, स्किल को आप लर्न करते हो। तो कौन सी गियर कब लगानी है, कब लगानी है। तो आप हमेशा 5th गियर में फुल एक्सेलरेशन पे नहीं काम करते। तो और करना भी नहीं चाहिए आपको, स्पेशली जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो मसल बिल्डिंग करना। अगर आप, तो जाहिर सी बात है कि आपकी फॉर्म एंड टेक्निक सही नहीं होगी, और उसके लिए प्रैक्टिस करने की, उसके लिए टाइम की जरूरत है। जब तक आपकी फॉर्म एंड टेक्निक सही नहीं होती, और अगर इस दौरान आप फुल फेलियर तक प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप को फुल इंटेंसिटी पे लेके जा रहे हो, तो क्या होगा कि जो आपके मूवमेंट करने का पैटर्न है, अगर वो खराब है, ओके, जैसे आप स्क्वाट करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि अगर आप स्क्वाट करते हो, आपकी जब आप उठते हो तो आपके जो बैक है वो थोड़ी सी राउंड हो जाती है, तो आपकी बॉडी का ये मूवमेंट पैटर्न है, और ये खराब मूवमेंट पैटर्न है। इसको अगर आपने करेक्ट करना है, तो वो आप लाइटर वेट के साथ, इस इंटेंशन के साथ प्रैक्टिस करते हो कि मैंने इस स्किल को परफेक्ट करना है। इस इंटेंसिटी से आप नहीं करते कि मैंने ज्यादा से ज्यादा लोड दे के फुल इंटेंसिटी से करना है। क्योंकि जब भी आप इस तरह से करते हो ना, फुल इंटेंसिटी, फुल लोड, सब कुछ फुल बटा फुल, तो आपकी बॉडी की जो प्रायोरिटी है वो कभी भी ये नहीं होती कि मैं मूवमेंट को परफेक्ट करूं। आपकी बॉडी की प्रायोरिटी होती है जैसे तैसे करके मैं वजन उठा दूं, बस। एग्जैक्टली। एंड जब ऐसा आप करते हो, बार बार ऐसा करते हो, तो वो जो खराब मूवमेंट पैटर्न है आपका, जिसको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इनिशियल टाइम पे, वो और ज्यादा पक्का होता जाता है। ओके, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, उनको पता तो होता है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज क्या है। बेंच प्रेस में आपकी बाजू बहुत ज्यादा फ्लेयर नहीं होनी चाहिए, ये पता होता है, और वो कोशिश भी करते हैं, एक सेकेंड, और वो कोशिश भी करते हैं करेक्ट करने की। लेकिन एज सुन एज वो लास्ट वाले जो 2-3 रेप्स होते हैं, बहुत मुश्किल से लगते हैं, उनके बाजू ऑटोमेटिकली फ्लेयर होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी की प्रायोरिटी अब फॉर्म को ठीक रखना नहीं है, जैसे तैसे करके वेट को उठाना है छाती से। सही। और ये भी होता है, देखो जब बेंच प्रेस करते हो तो आपको रिट्रैक्टेड होना है, तो लास्ट जब रेप लगाते हो ऐसे ऐसे हो जाता है, समझ रहे हो। हाँ, तो व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस ज्ञान, कि आपने जिम जाना है बड़ी मूवमेंट को प्रैक्टिस करने की मेंटालिटी के साथ। ये है सबसे बड़ी टिप मेरे ख्याल से, मेरी तरफ से। एक टिप मैं देना चाहूंगा, वो है ईट बिग टू गेट बिग। अब इसमें बहुत सारा वो हो जाएगा कंट्रोवर्सी। ईट बिग टू गेट बिग से मेरा तात्पर्य ये है कि आप खाना ज्यादा खाइए। अब जैसे जिस कंडीशन में मैं हूँ कि मेरा डाइट सही से नहीं हो पा रहा, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस होल्डिंग मी बैक करंटली, क्योंकि अभी मेरी प्रायोरिटीज अलग अलग है। सो जब तक आप सरप्लस नहीं क्रिएट करोगे, तब तक आप कैसे मसल बिल्ड करोगे। सो आप करो, ट्रैक करना शुरू करो जितना आप खा रहे हो। अगर नहीं आप ट्रैक कर पा रहे हो ग्राम बाय ग्राम, तो आप एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना कैसे खा रहा हूँ। उसके लिए आप
माइंड विद मसल नवजोत भाई के चैनल में जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे से बता रखा है उन्होंने। अरे श्रेयस भाई ने वाह, बता रखा है। अरे क्या मेरी बता मेरी रखा है? तारीफें कर दी इसने, फूल झड़ रहे हैं इसके मुंह से क्या मेरे बता लिए। रखा है? रफ एस्टिमेट के कैसे कितना हाँ खाना है। हाँ। वो और क्या है उसमें ना, हाँ, सॉरी, बोलो। नहीं आप बताओ बताओ आप बताओ। एक एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आपको जैसे कई बार क्या होता है ना कि मालूम नहीं पड़ता कि किस खाने में कितनी कैलोरीज है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आप यूट्यूब पे बैठे रहते हो, टाइम पास करते हो, तो जो फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियोस को आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो। ये देख सकते हो कि अगला बंदा अगर 4 रोटियां खा रहा है तो इसमें 400 कैलोरीज मिलती हैं, अगला बंदा अगर ये खा रहा है तो वो अलग बात है, दैट इज सब्जेक्टिव, बट एक आपको रफ एस्टिमेट लगेगा इन अगर सिंपल प्रॉपरली टर्म्स सीख। है ना, अगर हाँ, आप सो थोड़ा पतले हो ना, लाइक अगर आपका हाँ, वेट बिटवीन 70 टू 75 या फिर 75 टू 80 है, 2200 2300 में ज्यादा मसल बिल्ड नहीं होगा आपका, ठीक है? थोड़ा ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, ठीक है? और जैसे हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जो आप आपने शायद देखा होगा कि भाई प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है? तो आप अगर जिम जाके 100 ग्राम प्रोटीन खाओगे तो रिकवरी उतना, इट वोंट बी दैट गुड। और रिकवरी मतलब सोरनेस, क्योंकि वी आर कमिंग टू सोरनेस, जैसे इन्होंने बताया कि आप फॉर्म ठीक करो। अगर आप ज्यादा सोर नहीं हो ना, तो ऐसा मत सोचो कि भाई मेरा वर्कआउट नहीं हुआ और नेक्स्ट वर्कआउट में एग्जैक्टली जाके आप ऐसा करते हो, ठीक है? हाँ ऐसा मत करो, ठीक है? क्योंकि हाँ। सोरनेस इज वेरी रिलेटिव। एंड फर्स्ट जब आप जिम जाते हो तो कभी कभी सोरनेस आएगी, बट लेकिन उसके बाद अभी कभी मेरा कभी चेस्ट क्या, इट इज जब तक सोरनेस नहीं आती लोगों को लगता ही नहीं कि उन्होंने अच्छा वर्कआउट किया है, ऐसा लगता है एग्जैक्टली सबको। तो पर ये लेकिन है, ये सही आई नहीं है। एग्री। दिस इज नॉट क्या? करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट कि आप सोरनेस को चेज कर रहे हो जाके जिम में। दिस इज नॉट करेक्ट हम्म वे ऑफ ट्रेनिंग। सोरनेस आना, जैसे इन्होंने बताया कि अगर आप बिगिनर हो तो इट्स नॉर्मल कि थोड़ी बहुत सोरनेस आए, लेकिन आपने सोरनेस को चेज नहीं करना कभी भी जिम में जाके कि जब तक मैं अगले दिन या फिर सेम डे शाम तक मैं सोर नहीं होऊंगा तो इसका मतलब मैंने वर्कआउट नहीं किया। मैंने लास्ट टाइम जब एक मेरी ट्रांसफॉर्मेशन थी उसमें मैं 7 महीने 8 महीने के बाद जिम गया था जब कोविड का सीन हुआ था। एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने सोरनेस फील की हो। नॉर्मली होता है कि हम्म मतलब 7-8 महीने के गैप के बाद आप जिम जाते हो तो सोरनेस आना नॉर्मल है, लेकिन द परफेक्ट, अगर आप चाहते हो ना कि मुझे ऐसा वर्कआउट मिले कि जहाँ पे मैं सब कुछ परफेक्ट कर रहा हूँ, अगर ये आपने साइन आपको चाहिए तो आपकी स्ट्रेंथ एंड थोड़ी थोड़ी अगर आप इंक्रीज कर रहे हो लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा सोर नहीं हो रहे हो, तो वो एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस जिसको हम बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस है। अगर सोरनेस इस हद तक है कि आपकी डे टू डे लाइफ में नॉर्मल कामकाज आपके अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप इतना डैमेज कर रहे हो बॉडी को जितना के करने की जरूरत नहीं है। वो सोरनेस, सोरनेस से पेन बन जाता है, समझ रहे हो पेन तुम? बन जाता है, यस। यू नो, सो हाँ इट्स लेकिन ये ईट बिग ये गेट सब। बिग, आई एग्री, हाँ, इट इज हम्म, इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक एक लेवल तक, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर बिगिनर्स गाइस, ये हम फर्स्ट पॉइंट जो हमने बात की वो इट इज फॉर बिगिनर्स, लेकिन उसके बाद है ना, लाइक मैं आपको फोटोज भेजूंगा मेरा, जब मैंने प्रॉपर बल्क किया था, मैंने 2 साल में शायद 17 kgs गेन किया after my competition. So first 5 kgs after the competition, it is not good weight, it is just water weight जो आप गेन कर, तो मैंने like 10 to 11 kgs 2 साल में गेन किया था, ठीक है? तो हाउ इट वाज नॉट लाइक कि मैं थोड़ा 2300 कैलोरीज खाया और मसल आ गया, बहुत खाना खाना पड़ता था, 3000 कैलोरीज खाना पड़ता था I, मेरे I, को। I, तो गेटिंग बिग इज नॉट इजी, स्पेशली नेचुरली, क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ईट enough food and that food gets absorbed by your body, that is the most important thing, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि इसी आप को दो, मैं कनेक्ट करूंगा शुरुआत वाले पॉइंट से, रिकवरी वाले से, कि राइट, in order for things to work well, in order for your body to utilize that food, in order for your body to utilize that protein to build muscle, you have to recover properly, और उसके लिए आपको सोना पड़ेगा, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपकी बॉडी मतलब आप स्टिमुलस दे रहे हो उस तरह से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रही है, उसका यूज नवजोत ही नहीं भाई कर नहीं पा रही सोते हो है। ना 8 घंटे? कौन मैं? हाँ, 9 घंटे। मैं 7.5-8 घंटे सोता हूँ। अच्छा, हाँ, गुड सही तो है। गुड। हाँ, तो यस, स्लीप डेफिनेटली is important. Another thing that people are very worried about is exercise selection, ठीक है? एक्सरसाइज सिलेक्शन मतलब कौन सी एक्सरसाइज आर द विच आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस, जब आप YouTube में सर्च करते हो तो बेस्ट एक्सरसाइज टू बिल्ड बाइसेप्स, बेस्ट एक्सरसाइज टू बिल्ड बैक, बेस्ट एक्सरसाइज टू बिल्ड चेस्ट, ऐसा नहीं है गाइस। यू नो, लाइक मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक आई यूज्ड टू बी अ बिग फैन ऑफ स्क्वाट्स, ठीक है? स्क्वाट्स एंड डेडलिफ्ट्स एंड ऑल, यस दे आर ग्रेट, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी, समझ रहे हो तुम?
तो squat is not a compulsory exercise which will help you build muscle. I'm talking about muscle building. बाकी सब बाद में बात करेंगे. You can still build muscle with other exercises. अगर आपको squat अच्छा नहीं लगता तो मत करो, लेकिन जो भी आप उठाते हो ना एक्सरसाइज, उसको ठीक से करो. You get my point? As long as you are trying to target a muscle, for example, अगर आप quads को टारगेट करना चाहते हो तो आप लेग प्रेस करो. जब आप लेग प्रेस करोगे तो यू शुड मास्टर इट. जैसे लोग स्क्वाट को मास्टर करने को ट्राई करते हैं, आप लेग प्रेस को मास्टर करो. ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज I disagree with this. I disagree with this. अबाउट स्क्वाट एंड Yes. डेडलिफ्ट. Yes. ओके, बताओ क्यों. द रीजन इज के देखो किसी एक्सरसाइज को परफेक्ट करने का एक वो होता है ना, कर्व होती है, मतलब कि कर्व नहीं बोलूंगा, हाँ लर्निंग कर्व ही बोलूंगा, लर्निंग कर्व होती है. वो जितना हाई रहेगा उसमें आपका मसल बिल्डिंग पोटेंशियल भी उतना ही हाई रहेगा. अगर आप किसी एक्सरसाइज को बहुत जल्दी से मास्टर कर सकते हो, 2 बार आपने उसको करके देखा और आपको पता चल गया कि कैसे करनी है और आप परफेक्ट फॉर्म एंड टेक्निक से उसको कर भी सकते हो, तो उसका मसल बिल्डिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू सम अदर एक्सरसाइज जिसको लर्न करते करते ही आपको It's बहुत not ज्यादा just टाइम about लगेगा. muscle, it's about gaining हाँ. strength too. वो भी उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ. नॉट ओनली दैट, जो स्क्वाट है वो क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनल मूवमेंट बोलते हैं हम उसको ना. जैसे पैदल चलना हमारा फंक्शनल मूवमेंट है. बॉडी हमारी डिजाइन हुई है भगवान के द्वारा या खुद जिसके भी द्वारा, कि हमारी बॉडी डिजाइन की गई है इस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए. अगर आप जो बेसिक मूवमेंट्स है ना उसमें आप स्ट्रांग बनते हो, तो उसका आपको रियल वर्ल्ड में जो बेनिफिट होता है, जो वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा चल नहीं सकता, चलना एक फंक्शनल मूवमेंट है, तो हम क्या उसको बोलेंगे कि चलने के बिना भी काम चलता है, क्योंकि चल सकता है, व्हील चेयर पे चल सकते हैं ना हम. तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि आप व्हील चेयर पे चलना शुरू कर दो. हमारा मकसद लॉन्ग टर्म, अगर हेल्थ, लॉन्ग टर्म मसल बिल्डिंग और सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमारा मकसद ये है तो हम फंक्शनल मूवमेंट्स में स्ट्रेंथ को डेवलप करने को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. हाँ, ये आप बोल सकते हो कि हम ठीक है ग्लूट्स को अलग से ट्रेन कर लेंगे, हम क्वाड्स को अलग से कर लेंगे, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज जो कॉन्वर्सेशन में नहीं लोग ऐड करते, वो ये आपका CNS, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम. आप स्क्वाट जिस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी, लेग प्रेस, अपना एक्सटेंशंस जो होती हैं, कोई भी एक्सरसाइज, यू नेम द एक्सरसाइज, क्या वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उस तरह से ट्रेन कर सकती हैं? मुझे नहीं लगता कि कर सकती हैं. और इस चीज का क्या बेनिफिट है या नहीं है आपकी नजर में श्रेयस? अगर मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छे से फायर हो सकता है किसी एक्सरसाइज में, किसी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, उसकी वैल्यू है आपकी नजर में, वर्सेस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम फायर उतना अच्छे से नहीं होता, लेकिन फिर भी हम चलो मसल तो बिल्ड कर रहे हैं. तो दोनों सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि कौन सी सिचुएशन ज्यादा बेनिफिशियल है? See, in terms of central nervous system, yes, squat and deadlift, and it will be more taxing to you. So, लेकिन भाई मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि I am not saying squats and deadlifts are not so called functional movement. अगर आपको नीचे से बाल्टी उठानी है ना, तो it is similar to जो आप deadlift करते हो. What I'm trying to say is there are a wide variety of exercises. Like for example, अगर आपको normal squat नहीं, आपके जिम में squat rack नहीं है, let's give, मेरे जिम में नहीं है, ठीक है, नीचे इधर बिल्डिंग में, तो मैं क्या करता हूँ, स्मिथ मशीन में स्क्वाट्स करता हूँ. ठीक है, तो आर यू टेलिंग मी दैट स्मिथ मशीन स्क्वाट्स आर नॉट एज गुड एज बिल्डिंग मसल कंपेयर्ड टू फॉर योर क्वाड्स? ठीक है, इज इट नॉट? ये क्या फ्रीज हो गए क्या? नहीं, मैं फ्रीज नहीं हुआ, देखो मैं हिल रहा हूँ. फ्रीज हो गया. हाँ, ओके. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस, स्क्वाट को छोड़ो, लेट्स टॉक अबाउट बेंच प्रेस. ठीक है, इट्स आल्सो अ कंपाउंड. तो I have done bench press for so many years, like almost 8 years with barbell and dumbbells. But the best contraction that I feel on my chest, that muscle I'm trying to train, okay, muscle that I'm trying to train is from Smith machine chest press. Okay? So you can't just say that just because it's a so-called functional thing, you have to do just similar movements like squat and OHP and overhead press या फिर deadlift. I am not saying you should not do. मैं बोल रहा हूँ सब करो, डेडलिफ्ट करो, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता या फिर इफ यू फील अनकंफर्टेबल आफ्टर ट्राइंग अगेन एंड अगेन, देन यू डोंट नीड टू डू इट. मतलब ऐसा है कि yes you do it but don't make it a rule. के स्क्वाट जो बिग 3 वाले इमोशनली अटैच मत हो जाओ, यू नो. हाँ,
एक्सरसाइज के साथ। नहीं तो ऐसा होना है चाहिए, ना, आपके देखो आपके ऐसा है ट्रेनिंग ना रेजिमेंट कि में होना देखो चाहिए। कोई नवजोत भाई आपने कभी हैवी लेग एक्सटेंशन किया है क्या? लाइक हैवी, नहीं 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 लाइक नहीं, मैं हैवी बेवकूफ नहीं थोड़ी किया है ना? हाँ करके देखो एक बार भाई। मैं तुम्हें बताता तो हूँ, टैक्सिंग ऑन योर जॉइंट्स। यस नो इट्स नॉट, इफ यू आर इट डूइंग इट द इज। राइट वे बाय ओ यू नो नो। कंट्रोल। सी हैवी मतलब भाई, मतलब जो फुल स्टैक नहीं बोल रहा हूँ मैं भाई। हाँ नो फुल इट्स स्टैक ही इट्स अ होता है नाइस। अभी। नहीं 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 होता सब, नहीं दैट इज चलो, आल्सो हैवी इज रिलेटिव। सब्जेक्टिव ना, चलो वो मैं समझ गया हाँ तुम्हारी तो बात। यू नो what I'm saying is like close to like 80% of your 1 rep max, मतलब 6 to 8 reps का रेंज में, ठीक है? तो नहीं ब्रो सी, मैं, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ गया तुम्हारी बात, मैं समझ रहा हूँ नहीं तुम्हारी बात, लोग, फ्रॉम मैं वेयर यू इसलिए कमिंग। बोल रहा हूँ क्योंकि लोग सोचते हैं कि लेग एक्सटेंशन इज अ आइसिंग ऑन द केक। समझ रहे हो? लेग एक्सटेंशन इज टू नॉट अ सम मसल टू सम बिल्डर। एक्सटेंट इट इज, टू सम एक्सटेंट इट इज, क्योंकि पता नहीं मुझे आप इस चीज में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो कि जिम के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज होती है ना, मैंने पता नहीं 1000 बार ये बात अपनी वीडियो में बोली है कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो कि मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए सुपीरियर हैं कि कुछ दूसरी एक्सरसाइजेज से। क्या आप ये बात मानते हो? इट इज बिकॉज वो स्टैंडर्ड बन गया है ना, बिकॉज नहीं सी नहीं नहीं अगर नहीं आप नहीं नहीं लेग, नहीं, नहीं स्टैंडर्ड नहीं, इफ इसलिए पावर बना है, लिफ्टिंग वेट कंपटीशन, वेट वेट वेट, इफ पावर, स्टैंडर्ड हाँ इसलिए बना है, स्टैंडर्ड इसलिए बना है क्योंकि वो एक्सरसाइजेज में वैल्यू है, इसलिए स्टैंडर्ड बना है ना, ऐसे थोड़ी ना स्टैंडर्ड बन गया। you are strong at squat, ठीक है? आई एग्री यू आर स्ट्रॉन्ग एट स्क्वाट, does it mean that you will be as strong in कौन सा हिप थ्रस्ट? अरे क्या क्या तुम कहना क्या चाहते हो, क्योंकि क्या आपने आउट ऑफ बोला, कॉन्टेक्स्ट बात कर क्योंकि रहे हो? आपने बोला इट इज अ फंक्शनल मूवमेंट, हाँ मीनिंग तो इट वो इज मूवमेंट लाइक ही यू नो, अलग है ना, वो हिप की एग्जैक्टली मूवमेंट है। दैट्स माय हाँ पॉइंट, दैट इज सो माय पॉइंट नवजोत भाई कि देयर इज नो कंपल्सरी कि स्क्वाट इज द किंग ऑफ ऑल द लेग एक्सरसाइजेस। अरे Romanian ऐसे deadlift नहीं will help होता, you build नहीं your नहीं तुम, glutes better than squats. हाँ मैं समझ गया तुम्हारी समझ बात, रहे हो लेकिन तुम? तुम गलत एंगल से आ रहे हो इसके अंदर। नहीं मैं समझ गया मैं क्या तुम्हारी। बोल रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट मसल बिल्डिंग। यस। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल इज आई एम गिविंग पीपल ऑप्शंस कि भाई अगर नहीं हो पाता स्क्वाट्स, अगर फॉर इंजीनियरिंग नहीं मोस्ट होती पीपल तो मत नहीं हो करो। पाता भाई, नहीं हाँ ये इस तो चीज को बकवास नहीं, एग्जांपल ये है तो गलत तुम्हारी, नहीं ये नहीं, फुद्दू ये एग्जांपल गलत है बोल तुम्हारी दिया। इंजीनियरिंग वाली। अगर नहीं हो पाता तो मतलब प्रैक्टिस इट नहीं, मोर। मैं तुम्हें प्रैक्टिस आई बताता गेट इट, हूँ, बट वन ऑफ द, बट अगर तुम तुम्हारी समझते मसल, नहीं हो तुम्हारी अगर समझो भाई, समझ, मैं बोल रहा हूँ मसल, यू डोंट नीड टू डू स्क्वाट्स to build, you don't need to do barbell squats to build muscle, you don't need to do free squats to build muscles. You can do so many other exercises, you can do goblet squats with 50 kg dumbbells, you can do हाँ there are so many other हाँ हाँ exercises. वो ठीक है, तुम्हारा पॉइंट ठीक समझ रहे? है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू ब्रो। स्क्वाट आई यूज्ड, ब्रो कम ऑन, मैंने जो भी बॉडी बनाई, मैंने भी पावर लिफ्टिंग किया, सो आई लव स्क्वाट्स, आई लव स्क्वाट्स, बट नाउ आई एम नॉट इन द मूड टू डू स्क्वाट्स। डज इट मीन दैट मेरा मसल नहीं ग्रो होगा? नहीं बट यू शुड नो, इस बात को दिमाग में रखो कि हम लोग किन लोगों के से बात कर रहे हो। फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ माय लिफ्टिंग मुझे स्क्वाट पसंद ही नहीं थी, किसको होती है भाई? तो हम क्या बोले, पसंद नहीं है तो मत करो। और स्क्वाट हम अगर क्या आपके एडवाइस पास कोई कर रहे हैं? है सिखाने को नहीं है तो ना, अगर कोई नहीं है आपके पास सिखाने को तो इट इज ऑल्सो नॉट गुड। समझ रहे हो तुम कितने इतने ऐसे लोगों को देखा है जो हैवी डालते हैं स्क्वाट और फॉर्म तो चूतिया, इट्स फक्ड अप, अरे फक राइट? फिर दैट बाद इज में ऑल्सो मैसेज नॉट, करते हैं यस यस। हैशटैग हाँ आस्क आईएफटी स्लिप डिस्क कैसे सही करें। सॉरी गाइस मैं हंस नहीं रहा लेकिन आता है गाइस, मतलब ऐसा ही होगा कि, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे आपने बोला, डू यू एग्री दैट इट्स अ टेक्निकल मूवमेंट स्क्वाट एंड हाँ यस, डेडलिफ्ट, 100%। especially conventional deadlift and normal squats, they are very वेरी वेरी technical टेक्निकल, movement. वेरी टेक्निकल। तो मैं कन्वेंशनल में थोड़ा आई वाज लेजी, तो मैंने सुमो उठा लिया। समझ रहे हो? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू नीड अ गुड गाइड गाइस। मैंने यूट्यूब देख के सीखा, लेन नॉर्टन का वीडियो सब, लेकिन इट टुक सो मच टाइम। अगर आपके पास कोई है जो सब कुछ जानता है ना, तो दैट इज मच मोर बेटर। लेकिन ऐसा मत सोचो कि भाई मेरे जिम में स्क्वाट रैक नहीं है, ऐसा जिम ढूंढना पड़ेगा जो 10 किलोमीटर दूर है, ऐसा मत करो। यू हैव ऑप्शंस, दैट इज ऑल आई एम सेइंग गाइस। Exercise selection, especially in the first few years, you will build good muscle just by doing the function of your muscles. अगर आप बाइसेप्स के लिए ऐसे डंबल पकड़ के करोगे तो बाइसेप ग्रो नहीं होगा भाई, so you need to know which exercises are hitting your muscles and choose those exercises to build muscle, और हो जाएगा भाई। और वो कुछ छोड़ बोलना यार, है वो छोड़, सप्लीमेंट कौन से बता खाने हैं सब, वो उसके लिए वो बता। यही है ना, ऐसे ही आते हैं ना क्वेश्चंस। ये सप्लीमेंट सब नहीं बताओ। सुनना है, ये सब बोरिंग है गाइस, ये सब बात मत करो। आप ये बताओ कि इससे सप्लीमेंट क्या लेना। अच्छा पॉइंट है सप्लीमेंट की माँ की। अच्छा पॉइंट उठाते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हाँ ये बहुत जरूरी है, बहुत मतलब ज्यादा समय के लोगों ने, साथ
तो आप कैसे करते हैं नवजोत भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड? सो मैं थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। मेरा सिंपल है कि सपोज करो कि मैंने बेंच प्रेस में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यूजली मैं एक ही रेप रेंज में ट्रेन करता हूँ। सपोज अगर मैं अभी 8 से लेके 12 रेप रेंज है मेरी, मैं इसी में ट्रेन करूंगा, तो मैं 4 या 5 हफ्तों के लिए, 6 हफ्तों के लिए मैं उसी में ही ट्रेन करता हूँ, मैं उससे उस रेप रेंज से बाहर नहीं जाता हूँ। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का सिंपल सा मेरा फंडा है कि फर्स्ट डे मैं जिम गया, बेंच प्रेस के लिए वेट डाला, तो इतना वेट डालूंगा कि मुझसे 8-9 रेप्स आराम से निकल जाए। ओके, जितने भी सेट में लगाऊंगा, मेरे कोशिश रहेगा 3 सेट लगाऊं, 4 सेट लगाऊं, 8 से 9 रेप्स मेरे निकल जाएं, क्योंकि मैंने रहना है 8 से 12 में, 12 रेप रेंज के अंदर ही। तो नेक्स्ट वीक जब मैं आऊंगा तो मैं वेट को छेड़ूंगा नहीं, वेट में सेम वेट डालूंगा। कोशिश करूंगा किसी 1-2 सेट में मेरे, क्योंकि पिछली बार मैंने 8-8 रेप्स निकालने की कोशिश की थी, इस बार मेरे किसी दो सेट्स में या 3 सेट्स में 9 रेप्स आ जाएं, या फिर अगर मैं अच्छा सोया हूँ, अच्छा सब कुछ है, तो हो सकता है कि 10 रेप्स आ जाएं। तो ये ऐसे ऐसे कर करके चौथे 5वें हफ्ते तक हो सकता है कि मैं सेम वेट के साथ 12 रेप्स तक पहुंच जाऊं। इतना अगर मैं स्ट्रांग हो जाता हूं, देन आई उसमें वेट में ऐड करता हूं, एंड फिर मैं रिपीट करता हूँ इसी साइकिल को, अगर मैंने 8 से 12 रेप रेंज में ही रहना। तो मेरा ये सिंपल सा फंडा रहता है। हाँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब आपकी बॉडी जो है वो एफिशिएंट हो जाती है सेम वजन को उठाते उठाते उठाते। और फिर बॉडी का क्या है कि जब मेरे पास ऑलरेडी उतना मसल है, आप 10 किलो के डंबल से चेस्ट प्रेस मार रहे हो, तो 10 किलो के डंबल से चेस्ट प्रेस लगाने भर का मसल ऑलरेडी बॉडी के पास है, तो वो बिल्ड तब तक नहीं करेगी जब तक वो चैलेंजिंग नहीं होगा उसके लिए। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे आप वेट के साथ एफिशिएंट होते जाओ, वैसे वैसे अपना वेट बढ़ाते जाओ, ताकि और बॉडी उसको अडेप्ट करने के लिए और मसल टिश्यू पुट ऑन करे। और इस जो चैलेंजिंग इन्होंने बताया ना सात्विक ने, कि चैलेंजिंग होना चाहिए, वो काम चैलेंजिंग बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका नहीं है कि आप बार के ऊपर वेट डाल रहे हो। चैलेंजिंग सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए ये नहीं, जैसे मैंने बताया ना आपको कि मैं रेप्स ऐड कर सकते हो आप, ठीक है, सेम वेट के साथ रेप्स अगर आपने ऐड कर दी तो भी ज्यादा चैलेंजिंग है, ज्यादा वर्कलोड है। ओके, अगर आपने एक्सरसाइज ही कोई और डाल दी, जैसे कि जब मैं स्क्वाट के साथ मैं वॉल्यूम बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं ये इसकी श्रेयस की फेवरेट फुद्दू एक्सरसाइजेज, वो लेग एक्सटेंशन ऐड कर देता हूं मैं, क्योंकि मैंने वॉल्यूम इंक्रीज करना है। तो आप वॉल्यूम को किसी भी तरह से आप, मतलब लोड को, टोटल लोड को किसी भी तरह से इंक्रीज कर रहे हो, वो आपके लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। लेकिन ये ओवर टाइम धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये मैंने गलती करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा कि एक ही बार में लगना मेरे से 40 किलो है, मैंने 50 डाल के 2 रेप्स निकाले बड़ी मुश्किल से, 3 रेप्स के लिए मुझे वो पीछे से कोई हेल्प दे रहा है, उसको मैं आज बड़ा लोड आ गया भाई। ठीक है, अगले दफा जब आप नेक्स्ट वीक वो सेम एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर आपसे वो उतना उठ नहीं रहा, तो क्या होता है कि आपकी वर्कआउट वॉल्यूम जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, पहले ऊपर जाती है बहुत ज्यादा, फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, और 4-5 हफ्ते का आप एवरेज निकाल के देखोगे तो वॉल्यूम वो है वो ऑलमोस्ट सेम ही निकल आती है। फिर आप कहते हो कि यार मैं तो प्रोग्रेसिव देखो, ओवरलोड कर रहा जैसे जैसे सात्विक भाई ने पहले स्टिमुलस के बारे में बात किया था ना, मैं थोड़ा उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, विच इज रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो जैसे इन्होंने बोला कि बॉडी एफिशिएंट हो जाता है, आपको वेट ज्यादा उठाना पड़ेगा, विच इज ट्रू एंड फॉल्स। क्योंकि आप क्या बोलते हैं उसको, अगर आपको आरपी मतलब क्या पता, अगर आपको पता है तो आरपी मतलब अगर आप 9 रेप लगाते हो लेकिन आप 10 रेप लगाते हैं तो आपका आरपी होगा 9। इट इज द रेट ऑफ परस्यूड एक्सर्शन, मतलब जितना डिफिकल्टी मतलब लेवल मोटा बोलते हैं मोटा, ना। मतलब मेरा हाँ, कहने का मतलब था हाँ, नो मोटा नो, आई मोटा। गेट योर पॉइंट, अब बट अगर कमिंग बैक टू आरपी आर स्टिमुलस। आई आर ये सब लेकर के घुमा फिरा के, फिर तब तो किसी को समझ हाँ, में ही नहीं आएगा। है। ये बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज। अगर अगर तो अगर अगर ये वीडियो जो बंदा देख रहा है, दैट मींस ही डज नॉट हैव मसल, मतलब वो चाहता है बिल्ड करना। जो आर आई आर आरपी समझता है, तो इसका मतलब ही इज ऑन दैट शाबाश लेवल। ओके शाबाश श्रेयस, गाइस, अपना लेकिन लेकिन सात्विक, हम लेकिन दोनों क्या ने है ना, मिलके इसकी बस बेइज्जती करनी है, क्योंकि ये बड़ा लेकिन क्या ट्रेनर है ना बना गाइस, फिरता है ना। मेरे हिसाब से आपको सीखना है RIR मतलब रेप्स इन रिजर्व, मतलब यस, आप कितना और रेप्स कर सकते हो सेट ओके, बंद करने के बाद। तो अगर आप 9 रेप्स किए ना, और लेकिन आप 10 कर सकते तो रेप इन रिजर्व 1 है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द मीनिंग, एंड दैट 10 रेप जो है वो फेलियर है, एब्सोल्यूट फेलियर, मतलब आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहे हो। ठीक है, तो कमिंग बैक टू स्टिमुलस, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट, बिकॉज कुछ लोग जो सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज दे इंक्रीज्ड वेट दे आर प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग। नो, आई विल टेल यू व्हाई। जब आप हेवी जितना आपसे हो सकता है उससे ज्यादा जब आप वेट उठाते हो, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ ब्रेक इन फॉर्म, आपका फॉर्म परफेक्ट नहीं रहेगा। जब आपका फॉर्म परफेक्ट नहीं रहेगा तो आपके मसल पे द यस स्टिमुलस, द टेंशन ऑन द मसल आल्सो गोज यस डाउन, यस यस यस, वेरी गुड राइट? सो पॉइंट, इट इज द वेरी सेम गुड एज पॉइंट। लिफ्टिंग द वेट दैट यू हैव लिफ्टेड बिफोर। ठीक है, तो
दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग इन द फर्स्ट पॉइंट कि फॉर्म इज किंग, क्योंकि जो बंदा थोड़ा लाइट वेट, आप देखते होंगे जिम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी अच्छी है लेकिन उतना वेट तो नहीं उठाते, बिकॉज दे आर पुटिंग प्रॉपर टेंशन ऑन देयर मसल्स। एंड वन मोर टिप, जो लोग दे आर नॉट एबल टू फील देयर मसल्स, ट्राई टू डू एक्सरसाइजेस विद केबल्स, क्योंकि केबल्स में से क्या होता है ना, आप यू कांट गेट अवे फ्रॉम टेंशन। टेंशन हमेशा रहता है, फुल रेंज ऑफ मोशन में टेंशन रहता है। एक एक्सरसाइज में बोलूंगा आप दोनों को, अगर आप ट्राई नहीं किए तो, ये खड़े हो क्या है ना, मतलब केबल्स में प्रेस लगाओ, चेस्ट प्रेस लगाया भाई, लगाया ना, क्या भाई, मतलब श्रेयस भाई फील की बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज के दौरान आपको मसल को फील होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो सही पोजीशन में नहीं होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको पोस्चर रिलेटेड कोई इशू है, अगर आपके कंधे आगे की तरफ झुके हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको प्रेसिंग मूवमेंट्स या फिर जो पुलिंग मूवमेंट्स हैं उनमें मसल्स अच्छे से फील नहीं होंगे। आप प्रेस करोगे, आपके कंधों के ऊपर ज्यादा आएगा, आपको चेस्ट उतने अच्छे से फील नहीं होगी। अगर आप पुल करने की कोशिश कर रहे हो तो भी आपको बैक उतने अच्छे से फील नहीं होगी। तो आपको मेरे ख्याल से एटलीस्ट एक बार ना किसी अच्छे कोच के अंडर आके जरूर एक बार असेसमेंट करवानी चाहिए कि आपको जॉइंट रिलेटेड किस तरह के इश्यूज हैं और उनको किस तरह से आपने फिक्स करना है। अगर आप वाकई में सीरियस हो तो आपको जरूर एक बार ये करना चाहिए कोशिश, मेरे ख्याल से ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन होता है। एंड अगर ये इन प्रॉब्लम्स के साथ आप वो करते जा रहे हो ना प्रैक्टिस, तो वो आपकी प्रॉब्लम ओवर टाइम एग्जैजरेट और होती जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो कम होगी, वो बढ़ती जाएगी और ज्यादा। आपके शोल्डर्स है वो ओवर डेवलप्ड होंगे, आपकी चेस्ट और ज्यादा अंदर को दिखेगी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा आपके जिम में कि चेस्ट उतने से, तो वो सिमेट्री अगर आप चाहते हो तो आपको जॉइंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। पोस्चर रिलेटेड इश्यूज हैं, अगर आपको हिप रिलेटेड, बहुत सारे लोगों को इश्यूज होते हैं, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, ये होता है, तो फिर आप स्क्वाट नहीं अच्छे से लगा सकते। अगर आपके एंकल जॉइंट में प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी के इशू है या फिर स्टिफनेस है उसके अंदर, तो भी आप स्क्वाट, आपकी एडी ऊपर हो जाएगी अगर आप नीचे जा रहे हैं स्क्वाट में। तो फिर ये श्रेयस भाई तो बोलेंगे कि स्क्वाट नहीं पसंद तो मत लगाओ, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ ये बात। चलो, नहीं बेइज्जती करनी है यार तेरी, कर लेने दे, क्या हो गया, समझ गया ना तेरी बात, मानता हूँ मैं तेरी बात, क्या दिल पे क्यों ले रहा है इतना। नहीं, मैं क्या है ना कि मैं भी ऐसा ही मानता था कि करना ही चाहिए। मेरे हर वर्कआउट प्रोग्राम में स्क्वाट डेडलिफ्ट होता था। अच्छा। अब मैं स्मिथ मशीन स्क्वाट डालता हूँ, क्योंकि पीपल वांट टू बिल्ड मसल। 90% पीपल डोंट केयर अबाउट कितना वेट उठा सकते हैं। तो साथियों तो साथियों, ये कितना ट्रेन लेते हो भाई, बकवास बंद कर, रोज करके रहते हो। तो आपको लग रहा होगा कि हम लोग झगड़ रहे हैं और हम लोग अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप झगड़ रहा हूँ भाई, मैं तो झगड़ रहा था भाई। इसका क्या मैं करूं झगड़ रहा था मैं, इसका कितना रोल काटूं मैं क्या क्या इसका छुपाऊं। चलो, तो हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो, अगर है तो #AskIFT यूज करके आप हमसे पूछ सकते हो, जो होगी ही, क्योंकि मेरा ये गोल था इस वीडियो से कि आप लोगों को कुछ समझ में आए, लेकिन श्रेयस का ये गोल था कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज करे स्टडीज के हवाले से और इसके हवाले से, उसके हवाले से। तो एक बार काट दूंगा मैं, बोलना ही नहीं। नो ऑफेंस टू जो लोग आस्क IFT करके स्लिप डिस्क वाला जिसने पूछा था, मैंने उसके बारे में बोला था, तो कोई बुरा मत मानना भाई, पूछो जो पूछना। मेरे को हुआ था गाइस, हर्निएटेड डिस्क पहले, नहीं मेरे को है अभी भी, मेरे को है। हाँ, हर्निएटेड नहीं, वो क्या उसको बोलते हैं, डिस्क बल्ज, उसको हर्निएटेड थोड़ी बोलते हैं। बस मेरे को भी वही हाँ, बल्ज डिस्क हुआ था साला। डिस्क बल्ज, बाथरूम भी नहीं जा सकता था मैं, पता भाई मैं करवट लेता था, करवट नहीं ले पाता था, तो जब 2 दिन तो मैं ऐसे ऐसे रहा, सीधा ही ऐसे बस। अच्छा, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ पिछले कैसे हुआ, साल। कब हुआ? स्क्वाट करते टाइम नहीं हुआ सर, मेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी आइसोलेशन मैं खड़ा हो गया, मतलब दिमाग श्रेयस भाई का सुनते ही कब हुआ। मेरा अरे यार पहले इसको एंड करते करें। हैं ना। तो अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है, माइंड अगर आपका भी कोई साला चूतिया,